सॉरी स्टूडेंट्स, एक लंबे समय के बाद मैं आपके सामने फिर से आया हूँ क्योंकि मैं उस समय व्यस्त हो गया था बीच में, इसीलिए तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं सेशन 3 पे। तो इसमें देखते हैं हम लोग आईटी एनेबल्ड सर्विसेज ऑफ इंडिया, यानी भारत में आईटी पर आधारित सेवाएं। सेवाएं किसको कहते हैं, सर्विसेज किसको कहते हैं, यानी वो जो हम लोग अपने मेहनत और परिश्रम से किसी को देते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मतलब कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, वो नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईटी सर्विसेज आर सीन एज एट टू मैनी प्लेसेस नाउ टू नीड एन इंट्रोडक्शन हेयर। हम लोग देखते हैं कि आईटी और उससे आधारित सर्विसेज हर जगह यूज़ किए जा रहे हैं भारत में भी। देन देयर आर मैनी प्रोसेसेस दैट बेनिफिट इन क्वालिटी बाय द यूज़ ऑफ आईटी। और इसके कारण बहुत सारे प्रोसेसेस इसके आधार पे चल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं दीज सर्विसेज आर नॉन एज आई टी ई एस सर्विसेज, यानी इसको आई टी ई एस सर्विसेज कहा जाता है, यानी आई टी इनेबल्ड सर्विसेज, आई टी पर आधारित सेवाएं कहा जाता है, यानी वैसी सेवाएं जो कि आपको आई टी के माध्यम से दी जाती हैं। ठीक है, these services are known as ITES. ITES means IT enabled services. Some such services in the IT domain are. अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि आईटी पर आधारित सेवाएं कौन कौन सी हैं। टेलीकॉलर्स, टेलीकॉलर समझ रहे हैं ना, वो जो मतलब कॉल कर करके आपको परेशान किया जाता है, ये मेरा ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये प्रोडक्ट खरीदिए, लोन लीजिए, इस तरह का। और क्या, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स। आपको कोई समस्या होती है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किसी सर्विस के रिगार्डिंग, तो आप कंपनी वाले को कॉल करते हैं और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, वो आपको सेवाएं देते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आपकी समस्या का समाधान होता है। उसके बाद और क्या, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी सिस्टम का जो देखभाल करते हैं, जो उसके पूरा का पूरा सिस्टम को जो देखभाल करते हैं आईटी सेक्टर के। टेक्निकल एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, टेस्टिंग इंजीनियर्स, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स, प्रोग्रामिंग मैनेजर्स, डिज़ाइन इंजीनियर्स, इटीसी। बहुत सारा यहाँ पे जॉब आपको मिलता है, बहुत सारे तरह की सर्विसेज आपको आईटी पे आधारित जो है वो मिलती हैं, और ये भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं बीपीओ। बीपीओ का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे। तो देखते हैं बीपीओ है क्या। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर इस 3 वर्ड को आप समझ गए तो पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बीपीओ सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस। देखिए अभी क्या है कि किसी भी देश की इकोनॉमी किस पे ग्रो करती है, बिजनेस पे। अगर उसका बिजनेस अच्छा खासा जा रहा है तो देश की तरक्की होगी, उसका इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो थर्ड वर्ड है ना, तीसरा जो वर्ड है, यही पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता है। क्या, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि जो सेवाएं आप नहीं दे पा रहे हैं वो किसी दूसरे से आप दिलवा देते हैं, इसी को कहा जाता है आउटसोर्सिंग, वो भी सस्ते में। जैसे अगर आप लोग किसी किराने दुकान पर गए होंगे, किराना दुकान पर, या फिर कोई जूता चप्पल के दुकान पे आप गए होंगे, तो आपको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो बोलेगा भाई 2 मिनट बैठिए, बगल से गोदाम से हम ला के दे देते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है कि गोदाम वगैरह में नहीं जाता है, वो कहेगा कि हाँ मेरे दूसरा जगह सामान रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। वो किसी दूसरे दुकानदार के यहाँ जाता है और आपका पसंद वो पहले ही भांप लेता है कि आपको किस टाइप में चाहिए, या फिर आपसे पूछ लेता है किस टाइप में आपको चाहिए, फिर उसी के हिसाब से वो दूसरे दुकान से आपको वो प्रोडक्ट आपको ला के दे देता है। ठीक है, इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसका ग्राहक बना रहा है, यानी आप उसके दुकान में रेगुलर बने रहे। ठीक, आपसे पैसा भी कमा लिया, और जो अगला से वो सामान लिया वो कम कीमत पर लिया, तब तो उसको बीच में बेनिफिट होगा ना, दलाल बीच में, मीडिएटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या देख रहे हैं, आउटसोर्सिंग हुआ, यानी वो चीज़ खुद नहीं किया, दूसरे से करवाया, है ना, और फिर पैसा लिया। और फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठेकेदार, घर बनता है उसका ठेकेदार। ठीक है, तो ठेकेदार क्या करता है ना कि वो ठेका लेता है कि हाँ भाई ये जो आपका घर का काम है हम 1 महीने के भीतर में कंप्लीट करवा देंगे, और इसके लिए आपसे वो पैसा भी ले लेता है। ठीक है, तो वो क्या किया, आपसे 20,000 रुपया लिया और वो खुद नहीं करता है, वो 10 लेबर रखेगा, वो करवा देगा, और बीच में वो अपना कुछ पैसा बचा लेगा, बाकी को दे देगा। यही है आउटसोर्सिंग। तो आई थिंक आउटसोर्सिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को कि आईटी में आउटसोर्सिंग ये भाई कहाँ से हो गया। तो मैं बता दूं कि एशिया
पूरा जो एशिया कंटिनेंट है, खास करके भारत, पाकिस्तान और ये स्पेशली इंडिया, आपका जो भारत है वो सॉफ्टवेयर के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर चलता है, अव्वल है ये। ठीक है, खास करके रेडीमेड सॉफ्टवेयर बनाने में, रेडीमेड नहीं सॉरी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने में, है ना। तो ये भारत टॉप पर चलता है। और यहाँ क्या है ना कि मतलब लोगों को कम सैलरी देनी होती है। वही तो जितने भी आपके पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर अगर किसी स्टाफ को अगर वो हायर करते हैं तो उसको अच्छा खासा सैलरी देना पड़ जाता है। ठीक है, वही क्या है कि इंडिया इंडिया के लोग जो है बेरोजगारी, चूँकि जनसंख्या इतना ना ज़्यादा है कि बेरोजगारी है, तो उसी काम को भारत के लोग कम कीमत पर करके दे देते हैं। तो उनको क्या हुआ, बेनिफिट हो गया, एक तो उनका काम भी हो गया और प्लस क्या हो गया, सस्ता में भी हो गया। तो वो क्या करते हैं, वहाँ अपने यहाँ के काम को आपको दे देते हैं, भारत को दे देते हैं, पाकिस्तान को दे देते हैं, बांग्लादेश को दे देते हैं, इस टाइप से, ताकि हम लोग उसको सस्ते में उसके काम को करके दे दें, हम लोग को भी पैसा मिले और उसको भी बेनिफिट हो जाए। तो यही है आउटसोर्सिंग, यानी अपना काम दूसरे से कम कीमत पे करवा लेना। आई थिंक योर कंसेप्ट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए और देखते हैं। दिस इज ए साइजेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस एंड अदर एशियन कंट्रीज। देख रहे हैं, सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज के लिए ये एक मोटा इनकम देता है। कौन? बीपीओ। क्या? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हेयर मीन्स टू गिविंग वर्क अप टू अदर पीपल पॉसिबली ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और बेटर क्वालिटी और बोथ। यहाँ समझ रहे हैं, एकदम मैं इस चीज़ को समझा चुका हूँ कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि किसी को काम देना, दूसरे लोगों को काम देना। क्यों? तो कम कीमत लगे और अच्छा क्वालिटी भी मिले। ठीक है, ये दोनों चीज़ या फिर दोनों में से कोई एक भी मिले। एक और मैं आपको बात बताऊंगा अभी, पहले इसको मैं बता देता हूँ। अब देखिए, दिस सर्विस इज ऑफन हेल्पफुल इन द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडस्ट्रीज। इस तरह का जो सर्विस है वो किस किस क्षेत्र में हेल्प करती है वो देखिए। कस्टमर केयर ऑफ बिग कंपनीज, बड़े बड़े जो भी कंपनीज है वो अपना कस्टमर केयर भारत में रखते हैं, बांग्लादेश में रखते हैं, पाकिस्तान में रखते हैं। और क्योंकि यहाँ पे स्टाफ को सैलरी कम देना होता है। और क्या क्या एरिया हो सकता है वो देखो, फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंक्स, कोई भी लेन देन, बहुत सारी दूसरे कंपनीज जो हैं, बाहर की कंपनी है, वो यहाँ आके पैसा लगाते हैं। ठीक है, पैसा लगाते हैं, फाइनेंस करते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में पैसा लगाते हैं, बैंक के सेक्टर में पैसा लगाते हैं ताकि वो अच्छा खासा इनकम कमा सके। उसके बाद क्या है, टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आइटम्स। यहाँ तो बहुत आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है ना। तो सॉफ्टवेयर बनाया, टेस्टिंग के लिए दे दिया कि भाई तू यूज करके देख, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको बता ताकि उस प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकूँ, है ना। निठल्ला आदमी का काम क्या है। आगे देखो, हेल्थ केयर प्रोफेशन, हाँ यही है। देखो निठल्ला में भी पैसा कमा रहा है तो और अच्छा है ना। निठल्ला मतलब बुरा मानने की बात नहीं है, यानी यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जाहिर सी बात है जहाँ आबादी ज़्यादा होगी बेरोजगारी होनी ही होनी है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज तो सीमित है ना और खाने वाले ज़्यादा। चौथा क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशन। बड़ी बड़ी कंपनियां भी देखो भारत से सामान बनवाती है। आपने सुना होगा कोविड के टाइम में घर पे ही बैठे हुए थे, न्यूज़ देखते रहते थे क्या, कि भारत ने इतना पीपीटी जो है वो सॉरी किट जो है वो कोरोना वाला वो यहाँ से सप्लाई किया। ठीक है, और क्या, इतना सारा मेडिसिन भारत से सप्लाई हुआ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशन जो है वो भी बाहर से यहाँ से आउटसोर्स होते हैं। अब क्या है, तो मैं बोलने वाला था कि एक बात बताऊंगा। देखिए, आप लोग जो कपड़ा पहनते होंगे, पीटर इंग्लैंड हो गया, बड़ा बड़ा जो नामी फेमस कपड़ा है, वो आप लोग खरीदते हैं 2000, 5000, 6000 में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जो शर्ट आप 2000 में खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल पीटर इंग्लैंड 2000 में आप खरीदते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में वो मैन्युफैक्चर्ड होता है और बांग्लादेश में एक शर्ट के सिलाई का वहाँ के स्टाफ को 20 रुपया मिलता है। जी हकीकत में बता रहा हूँ, ये एकदम एक्यूरेट डेटा है, गलत डेटा नहीं है। 20 रुपया एक शर्ट का उसको मिलता है वहाँ के स्टाफ को, स्टाफ जो कपड़ा सिलते हैं। ठीक है, कंपनी वाले को एक शर्ट सिलने का 100 रुपया देता है। इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके वो अच्छा खासा मोटा रकम जो है अपने पॉकेट में रख लेता है कंपनी वाला और कमाता है। इसीलिए तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री सपोर्ट करते हैं वोकल फॉर लोकल। क्या कि भाई जो भी पैसा रहेगा घर में ही रहेगा, बाहर वाले को नहीं देंगे। तो यही मैं बताने वाला था। एज द डोमेन ऑफ
IT इंक्रीजेज अराउंड अस, पॉसिबली मोर इंडस्ट्रीज विल कम अंडर द BPO ब्रैकेट। अब क्या हो रहा है ना कि IT इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हमारे आसपास ग्रो कर रहा है, जिसके कारण और भी संभावनाएं जो है हमारे पास वो आ रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या, BPO तो समझ गए, अब है BPM। अब ये भाई किसका BP बढ़ाने के लिए कौन सा आ गया एक BPM। ठीक है, तो लगभग सिमिलर चीज़ है, थोड़ा सा डिसिमिलर है, वो देख लीजिए क्या है। BPM स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। एक चीज़ लग गया, आउटसोर्सिंग हट के क्या लग गया, मैनेजमेंट। तो सीधी सी बात समझ जाइए, प्रोसेस जो है बिजनेस प्रोसेस को, और जो यहाँ अपने पूरे भारत में जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है उसको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैनेज सही से नहीं होगा तो फिर सक्सेसफुल तो होने से रहा। ठीक है, तो किसी भी वर्क को सक्सेसफुल होने के लिए एक बेहतर प्लान और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो यही है तुम्हारा BPM यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। दिस हैज़ टू डू विथ एनालिसिस। और ये हम कैसे करते हैं मैनेजमेंट, एनालिसिस करते हैं, यानी क्या हुआ कैसे हुआ, रिपोर्टिंग करते हैं, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्रिएशन, उसको क्रिएट करना प्रोसेस को, रनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन रनिंग ए कंपनी। जो कंपनी चल रही है, कंपनी के भीतर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उसका एनालिसिस करना, रिपोर्टिंग करना, क्रिएशन करना, ETC करना होता है, ये सब करना होता है, यही तुम्हारा कहलाता है मैनेजमेंट। इट हैज़ लेड टू ग्रेट ग्रोथ विद इन इंडिया एंड इन इंडिया रेपुटेशन इंटरनेशनली। अब क्या है कि ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया का रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में है, वो बेहतर होते जा रहा है इस मामले में, BPO और BPM के मामले में। इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड ए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी आप देख भी रहे हैं कि भारत को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और अपने दिमाग से पैसा कमाता है भारत। ठीक है, तो इसीलिए इसको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। आप लोग सुनते होंगे कि भारत का इकोनॉमी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, रैंकिंग बहुत तेज़ी से उछल रहा है इकोनॉमी के मामले में। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑल्सो पॉर्ड इनटू इंडिया ड्यू टू इट्स इंसेंटिव एट ग्रोइंग ऑफ स्टार्टअप्स। साथ ही साथ आपने सुना होगा PM मोदी ने बहुत सारे स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करने के लिए एकदम खुला न्योता दे दिया है विदेशियों को, दूसरे देशों को, कि आप आइए और मेरे यहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, आप मेरे यहाँ आइए, फैक्ट्री खोलिए, यहीं बनाइए, तब हम जाके आपका सामान लेंगे। तो इससे क्या होगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को, यहाँ भारत सरकार को टैक्स मिलेगा, तो फायदा हर तरह से है। It has led also to the growth of employment opportunities within India, due to which people of India are now getting empowered to fight the evils of society and make their own space in the world. अब क्या है कि जैसे जैसे जो भी विदेशी कंपनी है वो भारत में आएंगी, भारत में रोजगार बढ़ेंगे, भारत पैसा कमाने लगेगा अच्छा खासा, और फिर क्या होगा, सामाजिक बुराइयों से लड़ेगा और अपनी पहचान भारत जो है ये धीरे धीरे बेहतर और बनाते जा रहा है और बनाएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। देयर आर सम रीजन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ BPO मार्केट विद इन इंडिया। लेकिन एक सवाल उठता है, ये क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें कि आखिर क्या कारण है भारत में इस BPO इंडस्ट्री को ग्रो करने का। आखिर कुछ तो कारण होगा कि भारत में इतना फल फूल रहा है पूरे वर्ल्ड के अपेक्षाकृत। तो देखिए क्या क्या है। पहला कारण, the work that comes to Indian BPO industry are actually from rich and enterprising countries like USA, Canada and European countries। क्या? तो भाई भारत एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ जो काम आता है वो डेवलप्ड कंट्री से आता है, जैसे USA, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, ये सब क्या है, तो पैसा वाला है बाबू, पैसा वाला। ठीक है, तो वहीं से एक काम वहाँ से आता है। सो दिस हैज़ लेड टू इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल इनटू द बिजनेस, दस मनी एक्ट्स एज अ मेजर ल्योर फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब क्या, तो बड़े बड़े कंट्री से आता है, तो जब जितना बड़ा देश, जितना बड़ा कंपनी, उतना अच्छा खासा पैसा, तो यहाँ के लोगों को पैसा भी अच्छा खासा मिलता है और वहाँ के लोगों को पैसा कम लगता है ना, क्योंकि कंपेयर कर लो तो डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमज़ोर पड़ता है। तो इसी के कारण उन लोग को भी फायदा, हम लोग को भी फायदा, यानी जियो और जीने दो वाला बात होता है यहाँ पे। दूसरा क्या, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेजेस द BPO इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द इंडस्ट्रीज एंड इट्स रिलेटेड पीपल। भारत सरकार इसमें अग्रणी है। अब भाई हम तुमको निमंत्रण देंगे कि भाई मेरे यहाँ भोज खाने के लिए, तुमको खिलाएंगे ही नहीं, भगा देंगे, तो फिर पॉसिबल है तुम्हारे यहाँ आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, भारत सरकार
इनकरेज करता है, यानी इसको सपोर्ट करता है, और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इसको ज़रूरत है चाहिए उस कंपनी के लिए, वो सारा कुछ अवेलेबल करवाता है ताकि उन लोगों को बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मैनी पीपल ऑफ इंडिया फील इंडेप्टेड टू द बीपीओ इंडस्ट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू देम। साथ ही साथ भारत के लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उन लोग को रोज़गार मिल रहा है इसके वजह से। ठीक, तीसरा क्या, इंडियंस आर डेवलपिंग देयर स्किल्स एज एन एजुकेटेड नेशन। भारत के लोग, सीधी सी बात है, कोई काम करोगे तभी तो उसका नॉलेज होगा ना। तो भारत के लोग जब काम कर रहे होते हैं तो उनका स्किल भी बढ़ता है, उनका नॉलेज भी बढ़ता है। मैनी ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द बीपीओ इंडस्ट्रीज कम ईजी फॉर द एजुकेटेड एम्प्लॉइज हु आर मैनी टाइम्स ग्रेजुएट्स ऑल्सो। अपने यहाँ ग्रेजुएट की कमी नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएट चाय वाली सुना भी होगा। ठीक है, चाय वाली, पकौड़े वाली, समोसे वाली, सॉरी वाली नहीं, वाला भी होता है ना। तो इतने सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उन लोग को क्या है ना कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अपॉर्चुनिटी है। सो द बीपीओ इंडस्ट्री इज लेंडिंग इट्स हैंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी ऑफ द एजुकेटेड पीपल्स इन इंडिया। तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार भरपूर मिलता है, तो यहाँ का लोग भी दौड़ के रोज़गार लेता है, और उन लोग को भी रोज़गार, उन लोग को तो काम से मतलब है, जितना आदमी है वो काम करो, हमको क्या दिक्कत, हमको तो काम से मतलब, हम पैसा वाले हैं तो पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत में बीपीओ इतना तरक्की क्यों कर रहा है। चलिए अब देखते हैं मोर ऑन आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस मे बी ए ट्रेडिशनल एज कंसेप्ट ऑफ टास्क डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एंड आउटपुट्स अराइजिंग फ्रॉम जॉब्स ऑफ शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स इन अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए, बिजनेस प्रोसेस जो था ना, ट्रेडिशनल यानी पुराने समय का, ठीक है, वो टास्क के आधार पे, वो मतलब किस कंसेप्ट पे चलता था, टास्क यानी काम, डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, आउटपुट, ठीक है, और क्या, जॉब्स ऑफ शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स, ये यानी इन सभी चीज़ों पे चलता था 20वीं शताब्दी में। लेकिन अब क्या है, 21वीं शताब्दी है। द इंडियन ITBM revenue of for financial year 2019 has been 177 billion USD. It has shown a growth of 6.1% from last year. 2018 में जो भी इनकम था उसके अपेक्षाकृत 6.1% बढ़ गया 2019 में, और ये कितना कमाई किया, 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इट इन द कंटेम्पोररी वर्ल्ड इकोनॉमी इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईटी। अभी के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है। याद करो, जब जापान के पीएम से हमारे प्रधानमंत्री जी मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आपका टेक्नोलॉजी अच्छा है और मेरा आईटी सेक्टर अच्छा है, और दोनों जब मिल जाए तो कितना अच्छा, आपका हार्डवेयर मेरा सॉफ्टवेयर दोनों मिलके बवाल मचा देंगे, और वो चीज़ हो रहा है अभी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक्सपोर्ट्स डोमिनेट द इंडियन आईटी इंडस्ट्री एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 79% ऑफ द इंडस्ट्रीज टोटल रेवेन्यू। वाह, क्या बात है, यानी टोटल इंडस्ट्री रेवेन्यू का 79% आपके आईटी एक्सपोर्ट से आता है, सोच लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं आईसीटी इन एजुकेशन। ठीक है, और ये आई थिंक और ये लास्ट सेशन है। आईसीटी इन एजुकेशन में आईसीटी का यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। मैं आपको बता दूं कि अगर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, डीएलएड बीएड कर रहे हैं, टीचर का ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर जो एग्ज़ाम देते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटीईटी, एसटीईटी, उन सब में भी आईसीटी एक सिलेबस के रूप में पढ़ाया जाता है या तैयारी की जाती है उसकी। ठीक है, अभी के समय में देखा जाए तो आईटी एजुकेशन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यानी आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले टीचर का लोग वेट करते थे, अच्छा अब नहीं बन रहा, छोड़ो यार कल टीचर से पूछ लेंगे। अब क्या, मार तो गूगल, है ना। तो अभी क्या है कि हम लोग ऊपर से क्या, ई बुक जो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक बुक, वो आप उसका हेल्प ले लेते हैं। पीडीएफ अभी जो देख रहे हैं, मैं अभी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये आईसीटी की ही देन है। यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ को देख के पढ़ा रहा हूँ, ये भी आईटी का ही देन है, आईसीटी का ही ये पार्ट है ये। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन विद इन इंडिया लुक्स ब्राइट। अगर आगे देखें एजुकेशन का तो भारत का जो फ्यूचर है वो कैसा है, ब्राइट है। आगे का पता नहीं,
फिलहाल तो दिख रहा है। द क्लासरूम हैज़ बीन मेड सो दैट डिलीवरिंग अ लेक्चर इज ईजियर एंड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स बेटर। क्लासरूम ऐसे बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं ताकि टीचर को भी लेक्चर देना आसान हो और बच्चे को भी समझना आसान हो सके। ये अलग बात है कि हम अभी पढ़ाएंगे कंप्यूटर और तुम लोग का ध्यान रहेगा चाउमीन पे, गुपचुप पे, बर्गर पे, चाट पे, समोसे पे। अरे मुँह से पानी आ रहा है क्या, आने दो। ठीक है, तो इन सभी पे ध्यान रहेगा तो फिर स्मार्ट क्लास भी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। Internet itself has got a complete makeover in this decade with educational learning platforms like Byju's, Topper, सब ठगता है। ठीक है, आप देखो इंटरनेट जो है वो क्या है कि पूरा का पूरा अभी के समय में अपना दबदबा कायम कर लिया है इंटरनेट पर। कौन? ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे शाहरुख खान वाला बायजूस, ठीक है, टॉपर, सिंपली लर्न, प्रोजो, ईटीसी। ऐसे देखा जाए तो ये लोग आइटम तो सही अवेलेबल करवाते हैं, बशर्ते बिना गाइड के ये पॉसिबल नहीं है। इवन स्मार्ट बोर्ड्स आर यूज्ड एंड वीसेट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स को इंटरनेट का यूज़ किया जाता है टीच करने के लिए भी। Even if you have missed classes at the college, you still can learn that particular course over the internet by YouTube और खान अकेडमी। ठीक है, देखो एडवर्टाइज कर रहा है, पैसा दिया होगा। तो अगर आप कोई क्लास मिस कर जाते हैं या फिर टीचर से नहीं समझ पाते हैं तो उस चीज़ को आप यूट्यूब पर देख लेते हैं, जैसे अभी देख रहे हो, है ना। ठीक है, ऐसे मजाक कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन इज स्टिल इवन टुडे एजुकेशन इज स्टिल इवन टुडे ए टीचर थिंग। अभी भी देखा जाए तो एजुकेशन जो है ना वो शिक्षकों का ही मटेरियल है और अभी भी है, बिना टीचर के समझना यम पॉसिबल। हाउएवर गोइंग वेयर इट हैज़ नॉट गॉन बिफोर इट, IT हेल्प्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स इन साइंस, मैथ्स एंड इवन इंजीनियरिंग इन ए लाइफ लाइक रियल वे। आपको IT के माध्यम से एनिमेशन बना के, वीडियोस दिखा के बेहतर ढंग से समझा दिया जाता है, जैसा लग रहा है कि सब कुछ रियल हो, ताकि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाएँ। दिस वे द स्टूडेंट इज एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट बीइंग टॉट बेटर। और इस तरह से स्टूडेंट को बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। बट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन एजुकेशन है बाबू, शिक्षा क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुम ही लोग देख लो ना, एक सप्ताह स्कूल बंद हो जाता है तो फिर क्या 8वां दिन जाने का मन नहीं करता है ना। अब देखिए, ईच जनरेशन नीड्स टू ग्रो द प्रीवियस जनरेशन अचीवमेंट्स विद देयर ऑन वंस। और हर एक जनरेशन को क्या चाहिए? जो पिछला जनरेशन हमारे लिए करके दिया उसमें भी हम लोग जोड़ते हुए, यानी उसमें और प्लस करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। दिस इज द ब्लू प्रिंट दैट विल लीड टू एडवांसमेंट ऑफ आवर नेशन इन साइंस एंड मैथ्स इन स्कूल्स एंड इवन इन टेक्नोलॉजी एट अ लेटर स्टेज। और ये क्या है? एक ब्लू प्रिंट है, यानी अभी जो आप देख रहे हो ये ट्रेलर है, मूवी बाकी है। यानी क्या, अभी जितना एडवांसमेंट हो चुका है, आप लोगों का अब ये दायित्व है कि इसको और भी बेहतर करें और भारत को एक बेहतर देश बनाएं। इवन द बुक्स दैट स्टूडेंट्स स्टडी इन देयर क्लासरूम्स एंड होम्स आर मेड यूजिंग ए कंप्यूटर। ये भी जो देख रहे हैं ये भी कंप्यूटर से ही बुक प्रिंट हुआ है। ठीक है, आप घर पे जो बुक पढ़ते हैं वो भी कंप्यूटराइज है, अब हाथ से लिखा हुआ नहीं है। द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द पेज एंड द पेज साइज ऑफ द बुक आर सेट ऑन कंप्यूटर एंड फाइनली द बुक कम्स इन द हैंड आफ्टर गेटिंग प्रिंटेड। हकीकत है, आप लोग जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलता है एग्जाम में, बुक जो पढ़ते हैं, बुक का साइज, इसका लेआउट, इसका लुक, हर चीज़ कंप्यूटर में डिज़ाइन होता है और उसके बाद ही आपके हाथों तक पहुंचता है। देयर आर ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज like Wikipedia that are free to use and give a wealth of information to anyone willing to learn from the website। अगर तुम चाहते हो कि वेबसाइट से हम नॉलेज लें तो बहुत सारे ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज हैं, जैसे विकीपीडिया। इंसाइक्लोपीडियाज यानी क्या? जहाँ पे हर तरह का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। इट इज़ a rather robust encyclopedia which requires citation of its articles and references, and the person editing an article should be certified to be a person with knowledge of the subjects। अब देखो, इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया एक बेहतर इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी कुछ कंटेंट लिखा जाता है वो किसी बुक का रेफरेंस लेकर ही लिखा जाता है, या जो उसको एडिट करते हैं, जो उसको राइट करते हैं, उसको उस सब्जेक्ट का बेहतर नॉलेज होता है। ठीक है,
ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि लिखने वाला हमारे तुम्हारे जैसा ही आदमी हो, भगवान नहीं है। तो गलती किसी से भी हो सकती है, मैं पढ़ा रहा हूँ मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसकी सटीकता की का चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है, वो लगभग लगभग हो तो सही ही होता है, 99.9 बोल सकते हैं। पीपल ऑल ओवर फाइंड द आर्टिकल्स ऑफ विकीपीडिया रियली इन्फॉर्मेटिव। विकीपीडिया पे जो भी जानकारी मिलता है वो उसको आपको बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगता होगा। यू कैन नॉट रियली लर्न एट a subject sitting on Wikipedia because that depends on your teacher, his or her delivery of material, your interest level and your intelligence for your the subject, but it does help। अब देखिए, वास्तविकता में शुरू से ही इस चीज़ को बोलते आ रहा हूँ कि जब कि विकीपीडिया से ही आप सारा कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उसके मटेरियल को आपके टीचर ने कैसा बताया, ठीक है, हमने आपको कैसा समझाया। अगर आपको अच्छे से समझाया, अगर आप समझ गए तो सही है, नहीं समझ पाए तो फिर बेकार है, फिर आप नहीं समझ पाएंगे। यही सब चीज़ है, डिपेंड करता है कि आप कितना और किस हिसाब से उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है, या जो मटेरियल आपको बना के दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब अंत है, लेकिन अंत भला तो सब भला। देखिए क्या है, यू हैव ई बुक्स टू, आपके पास ई बुक भी है। It has been found that paper books are still more preferred, but applications like Amazon Kindle are capable of storing hundreds of books and lets you read the books as if by flipping pages। अब क्या इतना मोटा मोटा बुक ढोना पड़ता है ना, यानी खुद के बॉडी के वजन से ज़्यादा बैग का वजन होता है। सबसे मज़ेदार कब आता है, जब तुम क्लास 1 के बच्चे को देखोगे, बेचारा टोइटाई करते हुए जाता है, चला नहीं जाता है, उसका दोनों का वजन करो, पता चलेगा बैग का वजन ज़्यादा है उसके वजन से, है ना। तो इस चीज़ को ट्रबल शूट करने के लिए जो भी ई बुक है वो हेल्पफुल है, यानी आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं, बुक को चूहा नहीं खाएगा, ठीक है, और ये कम स्पेस लेगा, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। ई बुक का यही सब बेनिफिट है। जैसे अमेजन किंडल एक ऐसा ऐप है जिसमें आप लोग ई बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन अमेजन किंडल अब बंद होने जा रहा है। एक अमेजिंग बात आपको बता देता हूँ, अभी जो आप लोग अमेजन से शॉपिंग करते हैं, अमेजोन वास्तव में पहले ये लोग बुक सेलर ही थे, पहले ये लोग बुक बेचा करते थे। बाद में जो है धीरे धीरे इन लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग में हर चीज़, सारा मटेरियल पे, सारा सामान को बेचने पे कदम रखा। अब अमेजन किंडल इसको बंद करने जा रही है, पता नहीं क्यों, संभवतः उसको लॉस लग रहा होगा, जो हो। यू मे लाइक द किंडल मोर सिंस पेपर बुक्स आर प्रोन टू डैमेज। आप लोग किंडल को इसीलिए ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, कभी कभी कुछ लोग, क्योंकि बुक जो है ना वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, एंड हैव देयर ऑन वेट, और साथ ही साथ वजन भी होता है, डिपेंड करता है बुक का साइज कैसा है, पेज कैसा है, ये सब, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो आपका एक्सरसाइज था, जो चैप्टर था, यूनिट था, आईटी इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री, ये समाप्त होता है, ठीक है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा हो वो पहला पार्ट देख लीजिए और समझ लीजिए। दोनों पार्ट आपका अपलोडेड हो गया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा, समझ में आया नहीं आया, हर एक चीज़ बताइएगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।